नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। अधर में पढ़ाई, भंवर में स्कूल। जी हां, कोरोना काल में स्कूल और बच्चों की पढ़ाई की हालत कुछ ऐसी ही है। दिक्कत यह है कि लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद है, अभिभावकों के कामकाज भी ठप है, पेमेंट रुका हुआ है या पेमेंट कम मिल रहा है या नौकरी जा चुकी है। लेकिन उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल में फीस भरना पड़ रहा है और जो नहीं भर पा रहे हैं उनके बच्चों के नाम स्कूल से कटने का खतरा उन पर मंडरा रहा है। स्कूल प्रशासन टीचरों, स्टाफ और दूसरे खर्च का हवाला देकर स्कूल फीस को जायज ठहरा रहा है। तो गार्जियन का कहना है कि पढ़ाई नहीं तो फिर फीस कैसी, ऊपर से स्कूल नए सत्र में फीस बढ़ा भी रहे। अगर लेना ही है तो ट्यूशन फीस लो और ऑनलाइन पढ़ाओ। लाइब्रेरी, खेल कूद और इस तरह के जो दूसरे चार्ज है वो क्यों? इस पर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ अलग अलग हाई कोर्ट्स की राय भी अलग अलग है। देश के 7 हाई कोर्ट स्कूल फीस लिए जाने के पक्ष में है तो 2 इसके खिलाफ हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस परेशानी का समाधान क्या है, क्या हो बीच का रास्ता, ताकि पढ़ाई भी अधर में ना रहे और स्कूल भी भंवर में ना फंसे। मेरे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है, आपका परिचय करा दें। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ आप जानते होंगे, उसके फाउंडर डॉक्टर जगदीश गांधी हमारे साथ है। द मिलेनियम स्कूल के फाउंडर शांतनु प्रकाश हमारे साथ है और दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अपराजिता गौतम हमारे साथ हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अपराजिता जी आपके साथ, क्योंकि आप गार्जियन की तरफ से हैं तो पहले आपकी बात सुनना ज़रूरी है। ये बताइए कि इस वक्त में आपकी नज़र में, आपके हिसाब से स्कूल के सामने रखने लायक बातें क्या है? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। स्कूल के सामने रखने वाली बातें तो देखिए किसी से छुपी नहीं हैं। इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ प्राइवेट स्कूलों में, ये जो सारा मुद्दा उठ रहा है प्राइवेट स्कूलों में खासकर ज़्यादा आ रहा है क्योंकि वहीं पे फीस ली जाती है। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता कौन है? प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है मध्यम वर्गीय परिवार। तो मध्यम वर्गीय परिवार ये वो परिवार है जो कहीं पर जॉब करता है या छोटा मोटा बिजनेस करता है। ये कोई बड़े बिजनेस टाइकून्स नहीं हैं। तो ये मध्यम वर्गीय परिवार, जब आज की डेट में ये हमारा 4था महीना चल रहा है लॉकडाउन का, तो आप मुझे ये बताइए, जब उनकी दुकानें बंद हैं, बिजनेस सब कुछ बंद हैं, जॉब 50% से ज़्यादा पेरेंट्स की या तो जॉब चली गई है या उनकी सैलरी कट के 20 या 30% आ रही है। तो ऐसे में जब उनकी सैलरी, अगर उनकी सैलरी जो थी उसके हिसाब से वो स्कूल को फीस देने के लायक थे और फीस देते थे, आज जब उनकी सैलरी कट के 20, 30, 40% आ रही है, तो ऐसे में अभिभावकों का ये कहना है कि आज अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो अगर दिल्ली सरकार ने बोला है केवल और केवल ट्यूशन फीस लीजिए, बट यहाँ देखने वाली बात यह है कि ज़्यादातर स्कूलों ने ट्यूशन फीस में बाकी मद भी बढ़ा दिए हैं। जबकि हमारे 18 अप्रैल के ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कोई और मद आप ऐड नहीं करेंगे। आज हम जुलाई में बैठे हैं तो स्कूलों ने क्या किया है? स्कूलों के हिसाब से लॉकडाउन भी खुल गया है और स्कूलों के हिसाब से स्कूल रीओपन भी हो गया है। तो जो स्कूल एनुअल एंड डेवलपमेंट चार्जेस और ईयरमार्क चार्जेस, इन सब हेड्स में पैसा नहीं ले रहे थे, आज वो खुले में पुराने महीनों का एरियर मांग रहे हैं और इस क्वार्टर की पूरी फीस मांग रहे हैं। अब दिक्कत ये है मध्यम परिवार के साथ, जब घर में खाने को इतना पैसा है कि केवल खाना खाया जा सकता है, कोई लेविश लाइफ कोई नहीं जी रहा, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। हम स्कूल को वो 30 से 40 हज़ार रुपये वो मध्यम परिवार कहाँ से लेकर आएगा? तो यहाँ ये जो फ्रिक्शन आ रहा है वो इन्हीं बातों को लेकर आ रहा है, चाहे वो सरकारों के साथ हो पेरेंट्स का, चाहे वो स्कूलों के साथ हो। जी ठीक है, आपकी बात साफ है। एक बार शांतनु प्रकाश जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जो बातें इन्होंने बताई, लबोलुबाब ये है कि अगर आपको लेना ही है तो आप फीस ले लो, बाकी चार्जेस छोड़ दो। दूसरी बात यह है कि इस साल लोग फीस क्यों बढ़ा रहे हैं? मामला अदालत तक जाए, स्कूल और पेरेंट्स मिलके इसको सॉर्ट आउट कर लें स्कूल के लेवल पे, ऐसा हो नहीं पाया। तो आपके हिसाब से स्कूलों की प्रॉब्लम क्या है और स्कूल किस ग्राउंड पे या किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में है?
मनोज जी, मैंने अपराजिता जी की पूरी बात सुनी और ये एक फैक्ट है कि स्कूल भी सोसाइटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक एंटरप्राइज है, एक इम्पॉर्टेंट अंग है। लेकिन जो मैं एक नज़रिया देख रहा हूँ, जो पेरेंट्स जो एक तरह से एक एजिटेशन या एक तरह से सोशल मूवमेंट बनाया है कि स्कूल्स आर अ डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड जो सोसाइटी के रूल्स और नियम है वो स्कूलों के ऊपर अप्लाई नहीं होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये स्कूलों के साथ और स्कूलों का जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर, इसके साथ एक बहुत नाइंसाफ़ी होगी। ये बात सबको पता है कि कोई भी पर्टिकुलर स्कूल आप ले लीजिए, बाय लॉ 85 to 90% जो स्कूल के एक्सपेंस होते हैं वो सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटीज़ और बाकी खर्चों में चले जाते हैं। और जब ये पैंडेमिक आया, जब ये स्कूल्स की फ़ीस बिल्कुल एक तरह से चक्का जाम हो गई, ओके, जब उनकी अगर मान लीजिए 100 रुपये फ़ीस आती थी तो इमीडिएटली हुआ ये कि फ़ीस ज़ीरो हो गई स्कूलों की। और उस समय स्कूलों की जो ऑब्लिगेशंस थी, टीचर्स की सैलरी बिल्कुल समय पर देनी है, उनका भी खर्च चलता है। और अगर मैं ये कहूँगा कि क्या टीचर क्या मध्यम वर्गीय नहीं है? बिल्कुल मध्यम वर्गीय हैं। इनफैक्ट अगर एक मध्यम वर्गीय की डेफिनेशन इंडिया में हम लें तो टीचर ही उसके अंदर एक परफेक्ट एग्जाम्पल की तरह आते हैं। जितने हमारे क्लास 4 हाउसकीपिंग स्टाफ हैं, ट्रांसपोर्ट स्टाफ हैं और रख रखाव के स्कूल का है, सारा एक्सपेंस स्कूल का वैसा ही है जैसा कि अगर स्कूल चल रहा हो तभी हो। स्कूल्स के ऊपर बैंक लोन्स होते हैं, तो क्या बैंक लोन इमीडिएटली बंद हो गए? आंसर है नहीं। क्या स्कूल्स के लिए सरकार ने कोई स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज निकाला है? आंसर है नहीं। तो अगर हम अपराजिता जी और सारे पेरेंट्स की बात 100% 100% मान लें कि स्कूलों को बिल्कुल फीस नहीं लेनी चाहिए, तो स्कूल आखिरकार चलेंगे कैसे? और ये मुद्दा जैसे कि हमारे देश में होता है, बहुत जल्दी ये मुद्दा कोर्ट्स के पास चला गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि कोर्ट्स ने क्या ऑब्जर्वेशंस किए हैं इसके बारे में। पहली बात तो मैं मानता हूं कि पहले बात ये मुद्दा कोर्ट्स में जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर गया तो अगर आप देखें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा इसके बारे में, उन्होंने बहुत एक संक्षिप्त टिप्पणी करी और ये कहा कि स्कूलों ने जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की वो ऑनलाइन क्लासेस इज नथिंग सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी, तो इनकी सराहना करनी चाहिए। आप कोई भी एमएचए का सर्कुलर उठा के देख लो, उसमें किसी भी इंडस्ट्री के बारे में, किसी भी कार्य के बारे में कोई जिक्र नहीं होता है, लेकिन ये जरूर लिखा होता है कि ऑनलाइन टीचिंग शुड बी एनकरेज्ड। तो क्या ऑनलाइन टीचिंग करना इतना आसान है? ठीक है, कई पेरेंट्स कहते हैं गिमिक है। सबको हम लोग एक साथ मिक्स ना करें। एक टीचर को जी शांतनु जी, इसको हम सबको मिक्स ना करें। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में जो पूरा मसला पूरे देश भर में, लगभग पूरे देश में ये मसला फंसा हुआ है, तो इस आधे घंटे के कार्यक्रम में उसको हम लोग सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम सबकी बात सुन ली जाए ताकि एक लाइन मिले लोगों को। हमारे साथ डॉक्टर गांधी हैं, सिटी माउंटेसरी स्कूल के फाउंडर हैं, तो लंबा अरसा इन्होंने देखा है एजुकेशन के फील्ड में और सफलता से उसको तय किया है। ये पैंडेमिक एक अनोखा सिचुएशन है, किसी ने कल्पना नहीं की थी। डॉक्टर गांधी, आप इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं? जो ये पेरेंट्स, टीचर्स और उसके बीच में बच्चों के एजुकेशन का मामला है, वो आके इस तरीके से फंस गया है, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे जरूरी चीज है हमारे बच्चों की शिक्षा, और शिक्षा के लिए शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका होती है। और शिक्षक को वेतन न मिले, और यदि वेतन न मिले, कम हो जाए, तो शिक्षक की बहुत अपना भी परिवार चलाना मुश्किल है। और शिक्षक यदि अपना परिवार नहीं चला पाएगा तो फिर वो उसका दिल पढ़ाई में कैसे लगेगा। और जैसे ऑनलाइन टीचिंग के बारे में अभी हमारी अपराजिता जी ने बताया कि बहुत आसान नहीं होती, इसके लिए बहुत तैयारी करनी होती है। बहुत सारे गूगल मीट है और आपका जूम है, व्हाट्सएप है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपको कोशिश करनी है। स्पीकर, माइक, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा, दुनिया भर की चीज़ें आपको बनानी है, तैयार करनी है। इसके अलावा टीचर्स को ये जो वीडियोस बनाने पड़ते हैं पढ़ाने के लिए, बहुत मेहनत लगती है। इसे जो क्लास में जाके पढ़ाई होती है, जैसा कि अभी शांतनु प्रकाश जी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो ऑनलाइन टीचिंग है वो नॉर्मल टीचिंग से ज़्यादा
डिफिकल्ट होती है, एक। और दूसरी बात, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कही कि स्कूल में कोई पेड़ नहीं लगा है जिसमें पैसे आते हों, तो ये पैसे पेरेंट्स से ही आते हैं और प्राइवेट स्कूल केवल पेरेंट्स की फीस पर ही चलते हैं और कोई तरीका नहीं है। तो फीस में हाँ ये ज़रूर है कि फीस में और जो एक्स्ट्रा फीस है, लाइब्रेरी फीस है या कोई टूर की फीस है या कोई फंक्शन की फीस है, वो न ली जाए। आई डू एग्री विद दैट कि वो कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे यूपी गवर्नमेंट ने एक कंपोजिट फीस बनाई है, उसके अलावा कोई भी चीज़ हम नहीं ले सकते। तो ये एक जो पेरेंट्स को लेजिटिमेट पेमेंट है वो देना है। दूसरे, इस साल यूपी में किसी भी स्कूल ने कोई फीस नहीं बढ़ाई। उसका कारण यह है कि गवर्नमेंट ने एक जियो दिया कि इस वर्ष जो एक्ट में प्रोवाइडेड है 5% प्लस सीपीआई जो एवरेज है 3.28% और 5% की फीस 8.28% जो फीस बढ़ती थी वो इस वर्ष यूपी में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि शासन ने उस पर ठीक है। ये बात जो आप कह रहे हैं डॉक्टर गांधी, ये बात अच्छी लगती है सुनने में, और अगर ऐसा सब लोग करें तो शायद इतना विवाद भी पैदा ना हो। अगर पैंडेमिक को सही तरीके से समझते हुए, इस बात को समझते हुए कि लंबा ये चलने वाला है, स्कूलों ने पहले तो फीस बढ़ाई, कई जगह इस पर भी हंगामा हुआ। तो दूसरी बात यह है कि एक्ट प्रोवाइडेड अगर आपको 8% इंक्रीमेंट की इजाज़त है भी, तब भी इस वक्त ये सोचना पड़ेगा कि क्या उसको आसानी से गार्जियन पूरा कर पाएगा। दूसरी बात, आपने कम से कम एक बात अच्छी कही कि सिर्फ ट्यूशन फीस लेकर काम चलाएं, बाकी फीस इस वक्त छोड़ना चाहिए स्कूल्स को, तभी बात आगे बढ़ सकती है। अपराजिता जी, ये बताइए कि जो एक सेन माइंड से, समझदार दिमाग से आदमी सोच सकता है कि भाई इस तरीके से रास्ता निकल जाता है, स्कूल्स के लेवल पे क्या पेरेंट्स और स्कूल्स बैठ के इस तरीके से शांति से रास्ता निकाल रहे हैं, या प्रॉब्लम आ रही है तो कहां पर आ रही है? क्या फीस ही वो सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर दिक्कत आ रही है, या फिर कि ऑनलाइन पढ़ाई हो या कैसे पढ़ाई हो, ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है? देखिए, आपने बहुत अच्छा जो प्रश्न किया कि ये अगर हमारी कोई भी समस्या है, अगर फर्स्ट लेवल पे अगर आ जाती है और वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है तो समस्या बढ़ती नहीं है। ये एक तरह से फर्स्ट एड का आपका काम करती है। तो कई सिचुएशन में हमने भी देखा है, हमारे पास भी जब मुद्दा आता है, अगर पेरेंट अगर फीस देने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, नहीं दे पा रहा, तो अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार स्कूल को मेल कीजिए कि बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं करें, जैसे ही पैसे का प्रबंध होगा हम आपकी फीस दे देंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि स्कूल इन बातों को समझने के बजाय पेरेंट्स को मैसेज करते हैं कि ऑनलाइन क्लास से आपके बच्चे को बाहर रखा जाएगा। और तो और व्हाट्सएप में आज की डेट में जहाँ पे टीचर्स ने ग्रुप बनाया है, वी रियली अप्रिशिएट जो टीचर्स एफर्ट्स कर रहे हैं, बट साथ साथ हमें दूसरा एस्पेक्ट ये भी देखना चाहिए, उसी ग्रुप में जहाँ पे 100-150 बच्चा है, वहाँ पे डिफॉल्टर्स की लिस्ट शेयर होती है। अब आप ये बताइए, आप और हम बात कर रहे हैं पैसों की, क्या कभी किसी ने बच्चों के बारे में सोचा है? इस पैंडेमिक में बच्चे किस मनोस्थिति से गुजर रहे हैं? जब बच्चे के व्हाट्सएप में डिफॉल्टर लिस्ट में उसका नाम आता है तो बच्चे की मनोदशा, बच्चे की जो क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके दिमाग में कि पूरी क्लास के सामने 50 बच्चों 60 बच्चों के ग्रुप में मेरा नाम आ गया डिफॉल्टर में। प्रश्न एक, यहाँ पे मैं ये बताने की भी कोशिश कर रही हूँ कि स्कूल अपनी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक वो फीस को निकालने की कोशिश करें, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ है, यहाँ तक कि स्कूलों ने मैसेज करके साफ साफ बोला है, और यहाँ तक कि ये काम किया भी है। जुलाई ऑनवर्ड जो स्कूल खुल गए हैं उन्होंने बहुत सारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि पेमेंट नहीं मिली। अब प्रश्न यहाँ पर ये होता है, जिस पेरेंट का बच्चा किसी स्कूल में है वो पेरेंट आज तक कभी आवाज नहीं उठाई। देखिए पेंडेमिक में क्यों आवाज उठी, ये आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट से 8 हम स्टेट की बात करें क्यों गया, वो रीजन है आज पेरेंट को वैल्यू फॉर मनी चाहिए। अभी जैसे हमारे एक साथी ने बोला कि 80% जो पैसा होता है वो ट्यूशन फीस में। लेट मी करेक्ट दिस थिंग, ट्यूशन फीस होती है आप सबके स्टाफ की सैलरी, बट कौन सा स्टाफ?
आप कैलकुलेशन में सारा स्टाफ ले रहे हो। जब मैं आपको बता देती हूँ, ऑनलाइन क्लास में बच्चों और टीचर्स का रेशो 1:300 तक जा रहा है। अब वो पेरेंट ये कहेगा कि अगर मैं ट्यूशन फीस दे रहा हूँ 1:40 के हिसाब से मेरे को देनी थी, 1:300 जा रहा है, मैं क्यों दूँ? और ये 300 मैं अपर साइड बता रही हूँ, तो मिनिमम आपको मैं बताती चलूँ 150 बच्चे हो रहे हैं क्लास में। जी ठीक है, यहाँ साफ मतलब ठीक है। ये तमाम चीजें जो है अपराजिता जी वो धीरे धीरे सामने आ रही हैं, क्योंकि ये यूजुअल सिचुएशन नहीं है। लेकिन अनयूजुअल सिचुएशन में अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या चीजें जो है प्राइमरी लेवल पे सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, तो इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि यूजुअल सिचुएशन में भी ये पूरी व्यवस्था हमारी ठीक नहीं है कि पढ़ाई की फीस के चलते बच्चा या बच्चे का पेरेंट डिफॉल्टर हो जाता है उस देश में जहां शिक्षा संवैधानिक अधिकार है और लगभग मूल अधिकारों के जैसा दर्जा शिक्षा को मिला हुआ है। दूसरी एक सच्चाई है कि हिंदुस्तान में आज भी सैद्धांतिक रूप से शिक्षा जो है वो एक नॉन प्रॉफिट काम है। हालांकि अब इजाजत मिल गई है कि प्रॉफिट मोटिव से भी आप स्कूल चला सकते हैं, डिक्लेयर्ड प्रॉफिट मोटिव से। बाकी अगर आप इन टर्म्स ऑफ डेटा बात करें, मुझे अंदाजा नहीं है सही, लेकिन मुश्किल से 5% स्कूल्स भी नहीं होंगे जो प्रॉफिट मोटिव से चलते हैं। बावजूद इसके स्कूलों में जो होता है वो सबको मालूम है, इसलिए पैंडेमिक में भी इस तरह की प्रॉब्लम हुई है। यहां कोई फैसला नहीं होगा, लेकिन हम और कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे दोनों पक्षों की एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए कंज्यूमर अड्डा के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि अधर में पढ़ाई है तो स्कूल्स भी भंवर में है, कि स्कूल्स भी बिना पैसे के चल नहीं सकते। लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है, गार्जियन के ऊपर बहुत आर्थिक दबाव है, तो फीस खास करके बढ़ी हुई फीस वो नहीं दे सकते। और जिस तरीके से स्कूलों में तमाम तरह के चार्जेस होते हैं उनको लेके भी गार्जियन को आपत्ति है। दूसरी बात यह है कि पढ़ाई जिस तरीके से हो रही ऑनलाइन, उस आधार पर कितनी फीस आप मांग सकते हैं। ये तमाम मसले जो है वो इस वक्त फंसे हुए स्कूलों और गार्जियंस के बीच में। बच्चे ज़रूर पिस रहे हैं, घर में बैठे हैं। अगर ऑनलाइन में थोड़ी बहुत पढ़ाई हो रही है तो पढ़ रहे हैं, अदरवाइज बच्चों की शिक्षा जो है वो इस साल कम से कम अधर में नज़र आती है। डॉक्टर गांधी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए कि आपको क्या लगता है कि स्कूल के लेवल पे ये सारे मसले सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए थे, और अगर ये सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, कोर्ट्स तक जा रहे हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा फेल्योर है पूरे सिस्टम का? देखिए, हमारे स्कूल में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो किसी पेरेंट को प्रॉब्लम है ना तो किसी टीचर को। उसका कारण यह है कि हमारी कोई फीस हमने नहीं बढ़ाई इस साल। किसी लास्ट ईयर की फीस हम लोग ले रहे हैं। जो बच्चे भी कमज़ोर हैं, जो हमारे पास आते हैं, उनको हम कंसेशन दे देते हैं यदि उनको कोई कठिनाई है। अपनी कठिनाई को लिख करके वो देते हैं प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल को पावर दे दी गई है कि जहाँ बच्चा कमज़ोर स्थिति का कोई गार्जियन बच्चे की फीस नहीं जमा कर पा रहा, तो उसको आप उसकी आवश्यकता अनुसार कंसेशन दे दीजिए। तो हम लोग उसको छूट दे रहे हैं। इससे कोई प्रॉब्लम हमारे स्कूल में नहीं है, ना पेरेंट्स को है ना हमको है। दोनों का फीस हमने कोई बढ़ाई नहीं है, बल लेकिन हमारी टीचर्स की सैलरी हमको देनी है। ठीक है, बिजली का बिल देना आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांतनु प्रकाश साहब हमारे साथ जुड़े हैं। शांतनु प्रकाश साहब, आप बताइए कि क्या आपके यहाँ भी स्थिति ऐसी है जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, या इससे अलग है, और अलग है तो क्यों है? नहीं मनोज जी, मैं डॉक्टर गांधी से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इसमें ना ब्लैक एंड वाइट नहीं है। पैंडेमिक आया है, सब पूरी सोसाइटी में सबके लिए दिक्कत है, तो हमें जो ये पेन हुआ है पैंडेमिक का, इकोनॉमिक पेन, इसको सबको स्प्रेड करना पड़ेगा। अगर हम ये समझें कि स्कूल के डोरस्टेप पे सारा पेन एज अ शॉक एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब हो जाए और पेरेंट्स को हम इंसुलेट कर दें इससे और उनकी फ़ीस माफ़ कर दें 3-4 महीने के लिए, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन आप भी समझेंगे कि ये टेनेबल है ही नहीं। मेरे ख्याल से जिस तरह से हम एक सेल्फ रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट है, एक पेरेंट स्कूल की पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज आफ्टर ऑल स्कूल्स और पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स स्कूलों में हैं तो अपनी चॉइस से हैं, तो हमें एक पार्टनरशिप का एक हाथ आगे बढ़ाना चाहिए
और मैं गांधी जी से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर जितने आप मिलेनियम स्कूल्स में देखें, उसमें किसी भी पेरेंट की एक भी शिकायत कहीं पर आज तक नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि सबसे पहले गवर्नमेंट के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हर स्टेट में, इंडिया में मिलेनियम स्कूल्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में ठीक है, चलते अपराजिता जी होगी। ये अपने अपने स्कूल्स का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अच्छी बात है, इनके स्कूल्स में ऐसा होगा और व्यक्ति मैटर नहीं करता, यहाँ पूरी जो व्यवस्था है उसकी बात है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, स्कूल के लेवल पे मामले सॉर्ट आउट होंगे, अदालत के फैसले से सॉर्ट आउट होंगे, या आप सरकार से कुछ उम्मीद करती हैं? शॉर्ट में बताइएगा। देखिए, मैं स्कूल के लेवल पे मैं उम्मीद नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। ठीक है। और ना ही अदालत के उसमें हम देख रहे हैं 8 स्टेट एक एक करके जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। मुझे ऐसा लगता है इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को आज के डेट में इंटरवीन करना पड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मामला के सिर्फ एक राज्य का या एक जगह का नहीं है, ये पूरे देश भर में हो रहा है। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये रहेगा, केंद्र सरकार इंटरवीन करे इसमें। जहाँ तक रही बात स्कूलों की, स्कूलों के पास बहुत फंड हैं। अगर बात करते हैं, वो ट्रस्ट में रजिस्टर होते हैं, सोसाइटी में रजिस्टर होते हैं, और यहाँ पर आज अगर पैंडेमिक में हैं तो मेरा हमारे साथ जुड़े हुए साथियों से अभी अनुरोध है और आपके चैनल के माध्यम से सभी स्कूलों से अनुरोध है कि देखिए सर, आप जब ट्रस्ट में, सोसाइटी में रजिस्टर करवाते हैं तो आप एक ओथ भी लेते हैं कि हम सोशल सर्विस करेंगे। नाउ इज द टाइम। आपकी बात समझने के लिए आपका इशारा काफी है। अपराजिता जी, आपने जो कहना चाहा वो बात बिल्कुल साफ है। जिस पैटर्न पर शिक्षा हमारे यहाँ, निजी शिक्षा जिस आधार पर चलती, जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं ये पेरेंट्स एसोसिएशन की अपराजिता गौतम, वो बुनियादी तौर पर प्रॉफिट के लिए नहीं चलती है, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा प्रॉफिट के लिए ही चलती है। यही वजह है कि आज ये मामला फंसा हुआ है और ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक इसको इस लिहाज से नहीं देखेंगे, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो सरकार हो राज्य की या केंद्र की। तो अब देखना ये होगा कि 3-4 महीने जब हमने ये सब सीख लिया कि कोरोना के साथ लंबे समय तक जीना है, तो बच्चों को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, ये फैसला भी समाज को करना है, और कहां से रास्ता निकलेगा ये भी सबको पता है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।